नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कवींद्र और आप देख रहे हैं देश देशांतर। देश की राजधानी दिल्ली में पहले 2 दिवसीय ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में बिजली से चलने वाले वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, एकीकरण और रोजगार के अवसरों का निर्माण करने पर मंथन हो रहा है। ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन परिसंपत्ति उपयोग और सेवाएं, व्यापक विद्युतीकरण, वैकल्पिक ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात, माल परिवहन और आंकड़ों का विश्लेषण और मोबिलिटी जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि बेहतर मोबिलिटी बेहतर नौकरियां, स्मार्ट बुनियादी ढांचे प्रदान करती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है और हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत में मोबिलिटी के भविष्य को लेकर 7C पर जोर देने की बात कही है। समझेंगे मोबिलिटी के लिहाज से भारत में क्या स्कोप, क्या संभावनाएं हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, विकल्प के तौर पर हमारे सामने क्या मौजूद है और चुनौतियां क्या हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है शुभमा भट्टाचार्य, सलाहकार संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। स्वागत है शुभमा आपका। अक्षिमा हमारे साथ हैं जो कि प्रिंसिपल हैं रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट से, आपका स्वागत है। पार्थ चौधरी हैं, सीईओ हैं आप हीरो ई बाइक से, आपका स्वागत है। शुरुआत में शुभमा आपसे करना चाहूंगा क्योंकि लंबे अरसे के बाद जो चर्चाएं हो रही थी वैकल्पिक, मैं कहूं कि ईंधन और उससे जुड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, मोबिलिटी को लेकर जो दूसरे विकल्प हैं, ये जो समिट है, बेसिक फोकस या बेसिक एजेंडा क्या है जिस पर हम लगातार 2 दिन तक मंथन कर रहे हैं? बिल्कुल, कुछ तो होना चाहिए जिसके लिए 2 दिन तक मंथन करने की ज़रूरत होती है। बात यह है कि अगर हम मोबिलिटी से थोड़ा सा आगे चल के देखें तो ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन में भारत जैसे देशों का एक, जिसे कहते हैं, अपेंडेज का रोल था। और अभी क्योंकि कार के जो रेवोल्यूशन हुए थे और 2 व्हीलर्स के जो रेवोल्यूशन हुए थे, मेट्रो ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी हुए थे, वो उस दुनिया से आए थे जहाँ से हमने इसको टेक्नोलॉजी को लिया था। अभी संयोग की बात है कि जब दुनिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी विचारशील, काफ़ी सोच में है, काफ़ी इसमें नए डायरेक्शन का सोच विचार चल रहा है, साथ में ये भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि पूरे जो गाड़ी इंटरनल कंबशन बेस्ड पेट्रोल डीजल के ऊपर चलने वाली इन चीज़ों को जो क्लाइमेट में चेंज में एक बहुत ख़राब इफेक्ट देता है, उनको बदल कर अगर नया टेक्नोलॉजी लाया जाए तो उस टेक्नोलॉजी में अभी तक कोई स्थिरता नहीं आया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन गया है भारत और चाइना जैसे देशों के लिए कि इस वक्त इस नेसेंट टेक्नोलॉजी को पहले पकड़ ले और पकड़ के इसमें आगे चले। और चलने से इससे 2 फायदा है। एक तो आप क्लाइमेट चेंज में अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उसको आप सुचारू ढंग से निभा सकते हैं। दूसरी बात है कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर आप सबसे पहले अपना पैर जमा सके तो निश्चित ही पूरा प्रोडक्शन वगैरह का एक बेस दुनिया में आप बन सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक, जिसे कहते हैं, वेरी अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन बनता है। और इसी के लिए ही इतना, जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट भारत सरकार की तरफ से है कि भाई हम जो कर रहे हैं और जो करने का आइडिया है वो एक, जिसे कहते हैं, विन विन सिचुएशन हमारे लिए दोनों तरफ से बन जाता है। कि इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, साथ में जैसे मैंने कहा क्लाइमेट के लिए भी एक बहुत सुदृढ़ कदम बनता है। पार्थ सिंह, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा कि जो समिट क्योंकि दिल्ली में हो रही है और जाहिर है कि सबसे बड़े बाजार के तौर पर बात होती है या फिर पोटेंशियल में देखता हूं, जब उस नज़रिए से भी भारत इस वक्त टॉप में दिखता है। विकल्प के तौर पर हम क्या कुछ देख रहे हैं जिन पर चर्चा हो रही है या हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं? जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये लाइफ में जो एकमात्र कांस्टेंट है वो है चेंज। उसको आप कभी रोक नहीं सकते हैं। चेंज तो अपने हिसाब से आएगा ही। और इस समय हम, जो आज मोदी जी भी कह रहे थे, एक ऐसी स्थिति में है, एक ऐसी क्रॉस रोड पे हैं जहां एक बहुत 150 साल की एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी चेंज होके एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एक तो वातावरण के तौर से इसकी बहुत ज़रूरत है और उसकी अभी हम लोगों ने देखा केरल में क्या हुआ, तो एक आप देख रहे हैं। दूसरा, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है
वो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने में बहुत हद तक आगे ले जा सकता है, जो आज तक संभव नहीं हो पा रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मोबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि यदि आदमी, आप हैं, मैं हूँ, घर पे रह जाएं तो हमारी रोटी हम कमा नहीं सकते हैं। तो मोबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। जब तक है ऑक्सीजन की तरह है, पता नहीं चलता है, नहीं है तब मालूम चलता है कि मोबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि ये मोबिलिटी इस तरह की हो जाए कि सिलेक्टिव हो जाए या इसकी नुकसान इतनी हो जाए कि इसको आप कंट्रोल ना कर पाएँ, तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान कर देगा। ये समय आ गया है कि हम मोबिलिटी को दूसरे तरीके से, दूसरे निगाह से देखें। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि एक समय था, आज से करीब 50-60 साल पहले, जापान ने एक रेवोल्यूशन लाया था, टेक्नोलॉजी में चेंज लाया था। 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी से एक छोटे इंजन से अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स बनाए, जो कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाई। अब एक नई चीज़ हुई है कि आप कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बैटरी या इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। और ये जो है, ये मोबिलिटी की एक रिक्वायरमेंट भी है और लोगों तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। आप चाइना में जाके देख लें क्या उन्होंने किस तरीके से बदलाव लाए हैं। और वो बदलाव को अगर आप गौर से देखें तो ये इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में आया। ये एक पैकेज है। अगर रोड नहीं है, उसके फ्रेंडली रोड नहीं है, उसके चलने के लायक मान लीजिए पेट्रोल की गाड़ियां हैं, आईसी इंजन की, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं है, चल नहीं सकते हैं, तो चाइना ने सारी चीज़ें एक साथ लाई। हिंदुस्तान के पास, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे थे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमारे पास बैगेज नहीं है पिछला, कि हमने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर दिया कि जिससे ट्रांसफॉर्म करने में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि बैगेज नहीं है तो हम इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी सी प्लेस पे लाए लोग। मैं बाइसाइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ, बाइसाइकिल को आप सोचिए किस तरीके से ये लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपको सुन के हैरानगी होगी, हिंदुस्तान जो कि बाइसाइकिल एक ऐसी चीज़ है बेसिक मोबिलिटी देती है, हिंदुस्तान जो कि बेसिक मोबिलिटी की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम गरीब देश हैं, हमारे यहाँ बाइसाइकिल की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो कोई उन्नत देश जैसे जापान है या यूरोप की कंट्रीज़ है उससे 1/9 1/10 है। तो ये एक इम्बैलेंस है अपने आप में। तो ये सिचुएशन को बदलने का समय आ गया है और इसकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, विकल्प मौजूद है, बहुत बड़ी विकल्प मौजूद है। अक्षमा, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इस नए सिस्टम की तरफ, जैसा कि कहा पार्थ ने कि 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी और उसके चलते जो हम इस वक्त हालात देख रहे हैं, चाहे वो सिटी में कंजेशन की बात हो, सड़कों की बात हो, उससे जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वातावरण की बात हो या ह्यूमन की बात हो, उससे अलग हमें नए विकल्पों की तरफ बढ़ना ही होगा और बेहतर समय है। भारत जैसे देश में पोटेंशियल इसका और इसका स्कोप आप कैसे देखती हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही सही टाइम पे ये समिट हो रहा है। एक अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स सुने कि जीडीपी हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और भारत बहुत प्रगति करने वाला है। तो हमारे शहरों में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हमारे गाँव में लोग ज़्यादा उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मोबिलिटी, जैसे मेरे पहले भी कहा गया, वो एक बैकबोन बनेगी फॉर actually driving this whole economic growth process. So उसमें we have to think कि अभी हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ व्हीकल्स पे लिमिटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी फ्रेट मूवमेंट के लिए है, टेक्नोलॉजी डेटा से रिलेटेड है, कनेक्टेड वर्ल्ड की तरफ है, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो जो समिट हमें एक पूरा पर्सपेक्टिव दे रहा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसपे हम ये डिस्कशन कर सकें, ये मंथन कर सकें कि कैसे हम 2030 या 2050 तक अपने देश की मोबिलिटी का फ्यूचर को लेके जा सकते हैं, ताकि जो हमारे सिटीजन्स को जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो ट्रैवल टाइम्स हैं, वो सब एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। एंड उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि जो फोकस है समिट का वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। आप हर चीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं, ऑल्टरनेट फ्यूल्स भी जैसे बायोफ्यूल्स हैं। तो आई थिंक
इंडिया उस मोमेंट पे है जब भी हमें, जैसे पहले बोला गया कि हमारे पास कुछ बैगेज नहीं है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में एक कन्वेंशनल डेवलपमेंट पाथ ना अडॉप्ट करके लीप फ्रॉगिंग कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में हमारे पास सिर्फ 20 कार्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन, 2 व्हीलर्स भी कुछ 100 है। अगर हम कार्स उन्नत देशों में देखेंगे तो 400 से 500 कार्स। तो अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके, नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, विच आर डेटा इनेबल्ड, जैसे टैक्सी हेलिंग है या शेयर्ड मोबिलिटी है, जिससे जो हमारा पाथवे मोबिलिटी का है वो वो जो टिपिकल कन्वेंशनल कार सेंट्रिक पाथवे है वो ना हो। सो उस वे में आई थिंक ये समिट बहुत ही वेलकम है, बहुत ही अपॉर्चुन मोमेंट पे, एंड आई वुड से शायद थोड़ा हिस्टोरिक भी रहे, विच कैन एक्चुअली शेप द मोबिलिटी फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सो हम लोग बहुत इंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि ये अपॉर्चुनिटी इज टेकन फॉरवर्ड। अशुभ, क्योंकि आज जो पहला दिन था उसमें इसके साथ जोड़कर कहा गया और देखा, जो बताया गया कि असल में इस मोबिलिटी है जो पूरा ओवरऑल पैकेज है, इसके ज़रिए कैसे जॉब्स क्रिएट होंगे, वो कैसे कोरिलेट किए जा रहे हैं, और देश की इकोनॉमी कैसे और ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी, ये कैसे मुमकिन होगा, क्या है संबंध इसका? तीनों चीज़। एक तो आप देख रहे हैं कि जॉब क्रिएट करने के लिए पार्थ जैसे कंपनी, इनके कंपनीज इस तरह के और हज़ारों जैसे आएंगे, तो जॉब्स क्रिएशन के लिए एक नया बिल्कुल आयाम तैयार होता है। उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी, क्या पॉलिसी आनी चाहिए, उसके लिए आशिमा के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस उसके लिए एक दिशा निर्देश करते हैं। कुल मिलाकर बात है कि आज थोड़ा सा हैरानी लगता है कि सोच के कि ये चीज़ हो क्या रहा है, क्या ये हो पाएगा, क्या एक सॉर्ट ऑफ विशफुल थिंकिंग नहीं है, क्योंकि रास्ते में चलते हुए किसी भी शहरों का हमारा हालत देखते हुए लगता नहीं है कि इनमें से कुछ भी चीज़ संभव के तरफ जमीन पर उतर आएंगे। और ये सस्पिशन या ये सिनिसिज्म जायज़ है। जायज़ इसलिए है क्योंकि जैसे मेरे तो पैनलिस्ट बता रहे थे कि हम एक कन्वेंशनल ट्रैक पे चले हैं, उसमें भारत का दोष नहीं है, क्योंकि उस वक्त इस बारे में सोचा ही नहीं गया था। और आज वो सोच इसलिए ज़रूरत पड़ गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा कर दिया है कि इम्पॉसिबल है भारत जैसे देश के लिए, एशिया जैसे महादेश के लिए उन्नति करना, और वो उन्नति मिडिल इनकम कंट्री के लेवल स्तर तक जाने का, अगर हम वही पुराने सिस्टम जैसे अशिमा जी बता रहे थे कार बेस्ड मोबिलिटी के ऊपर हम अगर निर्भरशील रहे, तो वो, लेकिन लोगों को चलना तो है ही, लोगों को आगे जाके इनकम करना है, लोगों को जाके नौकरी में पहुंचना है, फैक्ट्री में पहुंचना है, और सिर्फ वही नहीं, जो पूरा उसके साथ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे क्या शेप लेगा। तो ये करीब एक आप कह सकते हैं आज जो डिस्कशन हो रहा है आज और कल में, वो एक तरफ से एक महाभारत मंथन की तरह है कि इसमें हर पहलू को समझना, देखना, और नया इन्वेस्टमेंट के लिए ये सिर्फ टॉकिंग शॉप नहीं है कि हर चीज़ में क्या क्या बदलाव ही नहीं, जो स्मार्ट सिटीज़ हमारे 100 से ज़्यादा बन रहे हैं, उन शहरों में हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे मोबिलिटी का। जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़े हमने उसका जिक्र किया है, उसी तरह से अभी इसका भी ज़रूरत है कि मोबिलिटी का क्या सीक्वेंस बनेगा। ये आप सोच ही सकते हैं कि इतना बड़ा लेवल में जब चीज़ बनेगा, और ये सरकार के से नहीं बनेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर आएंगे, इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगे। कुल मिलाकर इसका जो स्रोत है वो अर्थनीति के लिए एक, जिसे कहते हैं क्वांटम बदलाव है। और वो क्वांटम बदलाव का इम्पैक्ट कितना जाके बनेगा वो आज हम सिर्फ एक गेस ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि अगर हम इसको पकड़े, और पकड़ना पड़ेगा ही क्योंकि अदरवाइज हमें आगे चलना इम्पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, तो ये भारत में एक मूलभूत बदलाव ला देगा पूरा इकोनॉमी का परफॉर्मेंस में। अनिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, एडवाइजर हैं नीति आयोग से, आप फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो पैनलिस्ट हैं, बहुत अहम है कि जिस वक्त टाइमिंग है वो बहुत बेहतरीन है। इस वक्त हमें एक नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम को अडॉप्ट करने की, और भारत जैसे देश में जहां पर विकास और जनसंख्या का माइग्रेशन कहूँ, ये दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। क्या बड़ी ज़रूरतें आपको लगता है जहां पर हम फोकस करना चाहेंगे और सरकार को आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, भारत में जो है प्रति व्यक्ति जो पैसेंजर कार है वो अभी केवल 18-20 है पर 1000 की जनसंख्या पे।
जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में ये है करीब 850-900 के आसपास, यूरोप में 500 के आसपास है, चाइना में भी 150 करीब है। तो हमारे पास अब इकोनॉमी चूंकि ग्रो कर रही है, हमारे जो है रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं, तो अब मोबिलिटी की डिमांड बढ़ रही है। हमारा जो ऑटोमोबाइल का जो प्रोडक्शन है वो भी 2017 में करीब 25 मिलियन गाड़ियां बनी थी, जो कि 2030 तक जाकर के 85 मिलियन हो जाएंगी अगले 10-11 साल में। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब हमको इमीडिएटली शिफ्ट कर जाना चाहिए फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोलियम वगैरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, या क्लीनर सोर्स ऑफ हमारा जो हो सकता है फ्यूल का, हमारा जो क्लीनर सोर्स हो सकता है, ग्रीन एनर्जी जो हमारी हो सकती है। तो इस वजह से ये एक बहुत अपॉर्चुन मोमेंट है, और बहुत सही समय पे ये हमने कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नीति आयोग की तरफ से ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है अभी हमको मार्गदर्शन दिया आज। इसके साथ ही इस समय आवश्यकता ये है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें, ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें इस सेक्टर की ग्रोथ हो सके, और इस सेक्टर की ग्रोथ इस तरीके की होनी चाहिए कि वो मार्केट फोर्सेस उसको जो है डिसाइड करें। जो चीज, जो टेक्नोलॉजी अच्छी है वो आनी चाहिए, जो प्रोडक्ट अच्छा है वो आनी चाहिए। उसमें किसी तरीके का कंपल्शन या किसी तरीके का फोर्स जो है सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए। बाकी ये होना चाहिए कि हमारी तरफ से जो रेगुलेशंस हैं वो इस तरीके के होने चाहिए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को, नई टेक्नोलॉजी को, नए सोच को आप करेंगे विकल्प दें, हम किसी को मजबूर न करें, प्रेशराइज न करें, और उस विकल्प के साथ हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्थ, जिस तरीके से, क्योंकि एक जो सिस्टम या टेक्नोलॉजी, जिस पैकेज की हम बात आप बता रहे थे जी, इसमें दो बड़ी ज़रूरतें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह रहे हैं कि हमें पहले डेवलप करना होगा, और दूसरा टेक्नोलॉजी। दोनों के लिए एक बड़ा निवेश कैसे आप देखते हैं और कैसे पूरा करेंगे? जी, ये बहुत अहम बात है। निवेश चाहिए, लेकिन आप ऐसे सोचें, अगर हम निवेश ना करें और जैसे चल रहे हैं वैसे चलें, तो जो पैसे, जो रिसोर्स हम निवेश के लिए देना चाह रहे हैं, वो हमें एक तरह से क्या कहें, मतलब फायर फाइटिंग में खर्चा करना पड़ जाएगा। क्योंकि ये चॉइस है हमारे सामने, क्या मैं एक तरक्की की ओर जाना चाहता हूँ, या मैं इसी में रह के उससे ज़्यादा पैसा, जैसे हेल्थ के लिए आदमी कहते हैं कि या तो आप समय से अपना फिटनेस की ध्यान रखो, अदरवाइज डॉक्टर को पैसा दो, इलाज पे पैसा दो। तो करना क्या चाहते हैं हम? दूसरी बात यह है कि अब कोई देश इंडिपेंडेंट अकेले नहीं रह गया। इट्स वर्ल्ड इज फ्लैट इन अ वे, आप कनेक्टेड हैं। अगर आप बाकी देश एक दिशा में चल रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ये किसी बड़े छोटे सभी कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट, ग्लोबल विलेज अलग नहीं है। सो इस सिचुएशन में हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये बहुत बड़ा एक कदम है, तो ऐसा नहीं है। ये एक छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे जाएंगे। ऐसा नहीं कि रातों रात आपको सारे बंद करने हैं। कोएग्जिस्टेंस इज द रियल की, और उसको एक से दूसरे में आप ऐसा सोचें, जिस समय पहली आईसी इंजन की गाड़ी फोर्ड ने लाई थी, उससे पहले लोग उसमें चढ़ना नहीं चाहते थे, लोग घोड़े गाड़ी में चढ़ते थे। तो कैसे लोग माइग्रेट किए? और मोबिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट कार्स एंड व्हीकल्स। आपको ये सुन के हैरानगी होगी, ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल हिंदुस्तान में, दे वर्क एंड वॉक टू वर्क, पैदल जाते हैं। तो उनके लिए क्या सोच रहे हैं हम? सो दीज आर द चैलेंजेस। या आखिरी कमेंट में वक्त कम है, बहुत संक्षेप में, हम तैयार हो रहे हैं, ये सच है, लेकिन इस तैयारी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जहां पर फोकस करने की जरूरत होगी? मैं एक्चुअली आज चैलेंज की बात नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज बहुत होपफुल स्पीचेस सुनी है। तो एक बहुत होप है कि फ्यूचर मोबिलिटी कैसी होगी, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने भी ये विजन दिया है। हमने एज रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट काफ़ी काम किया है नीति आयोग के साथ। एक विजन है कि हम एक शेयर्ड, कनेक्टेड, क्लीन मोबिलिटी फ्यूचर की तरफ बढ़ें, और इसके लिए आई थिंक हर स्टेक होल्डर को साथ में आना पड़ेगा। एंड मैं बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ कि आप सही समय पे सही स्टेप ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क सपोर्ट करने आ जाएगा। एक
विजन जब आपके सामने है, जब एक रोड मैप आपके सामने है, आई थिंक चैलेंजेस कैन बी ओवरकम. विद दैट होप आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक कि ये वी विल गो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर एंड मूव, आई मीन गिवन द थीम ऑफ दिस समिट. चलिए उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करूंगा. बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. और अब बात आप दर्शकों की राय की. हमने कार्यक्रम दिखाया था 2+2 वार्ता को लेकर. धीरू हमारे दर्शक लिखते हैं कि दोनों देशों के व्यापक होते रिश्तों के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है. इस वार्ता के तहत अब भारत को उन्नत हथियारों की उपलब्धता आसान होगी और हॉटलाइन स्थापित किए जाने से आपसी सामंजस्य में भी अब तेजी आएगी. और आरएस टीवी का समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद. पूजा शर्मा एक और दर्शक हैं जो लिखती हैं कि 2+2 वार्ता भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन भारत को बाकी देशों जैसे ईरान और रूस के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए. आप अपनी राय, आलोचना या सुझाव हमें मेल कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं. फिलहाल आज इतना ही. नमस्कार.